गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। कल भी थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन किया था। आज इसका थोड़ा डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था 1945 के अंदर सबसे पहले। और फिर पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनका नामकरण किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में अपने कल डिस्कस कर चुके हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से कहां तक फैली रहती है? न्यूक्लियस से लेके, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लेके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैली रहती है। न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैली रहती है। ये यहां से जुड़ी रहती है, केंद्रक झिल्ली होती है, यहां से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैली रहती है। अब ये कितनी प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। थोड़ा इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स, इसके बारे में कल अध्ययन किया था। अपना जो 2 टॉपिक थे, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, ये 2 टॉपिक अपने कल क्लियर हो चुके थे। अब अपने आते हैं वेसिकल्स के ऊपर। वेसिकल्स के ऊपर आते हैं। ये जो वेसिकल्स है, ये 25 से 500 एनएम व्यास की होती है। कितनी? 25 से 500 एनएम व्यास की होती है। कितनी बच्चों? 25 से 500 एनएम व्यास की होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो वेसिकल है, इसका निर्माण सिस्टर्नी या ट्यूबुल से ही होता है। अब होता किस प्रकार है? जैसे एग्जाम्पल अपने ये सिस्टर्नी को लेते हैं। यहां पर ये इस प्रकार, ये कोई सिस्टर्नी है, ये इस प्रकार है। इसके अंदर एक बड्स का निर्माण होता है, नुकुल का निर्माण होता है, इस प्रकार, इस प्रकार। और बाद में ये यहां से अलग हो जाता है। ये बाद में यहां से अलग हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार निर्माण होता है। इसके अंदर प्रोटीन तथा लिपिड है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम होता है। इस जो पुटिकाएं होती है, वेसिकल होती है, इसका काम क्या होता है? जैसे यहां से इसका निर्माण हुआ, जैसे यहां से इसका निर्माण हुआ, तो इसके अंदर जो हम पहले भी बता चुके हैं, सिस्टर्नी के अंदर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहां से जो निर्माण होता है प्रोटीन का, ये पुटिकाएं मिलके एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रोटीन को भेजने का काम करते हैं। ट्यूबुल्स के अंदर भी क्या होती है? जो पुटिकाएं बनती है, जैसे ये यहां पर कोई बनी गई, और इसके अंदर किसका निर्माण हुआ? लिपिड का, स्टीरॉइड का, हार्मोन्स का, ग्लिसरॉइड का जो निर्माण होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम किसका होता है? वेसिकल्स का होता है। तो वेसिकल्स का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स के द्वारा इन दोनों का निर्माण होता है। और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन को, लिपिड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम ही क्या होता है? वेसिकल्स का होता है। अब कई बार क्या होती है, 2 वेसिकल्स मिलके और ये बड़ी बड़ी निर्माण भी कर लेती है, ये बड़ी भी बन जाती है। तो इस प्रकार इसका निर्माण होता है। ये तो हुआ इनका काम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ रेटिकुलम। दो प्रकार की होती है, कौन सी बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब जो रफ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो रफ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और उसकी कौन सी सतह पर? जो साइटोप्लाज्म की तरफ जो परत होती है, जैसे इसके ऊपर जो इस प्रकार की जो परत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो साइटोप्लाज्म की साइड में, ये इस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे बच्चों? राइबोसोम पाए जाएंगे। तो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होगी, रफ और स्मूथ। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? जिस साइड में साइटोप्लाज्म होता है, उस साइड में क्या होंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे। और राइबोसोम का निर्माण क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये राइबोसोम भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र बिखरे रहते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? स्वतंत्र बिखरे रहते हैं। दूसरे राइबोसोम्स वो होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके रहते हैं। तो इसको एक पेप्टाइड सिग्नल मिलता है। जो एंडोप्लाज्मिक झिल्ली होती है ना, वो एक सिग्नल देती है राइबोसोम को, पेप्टाइड सिग्नल जिसे बोला जाता है, जिसके द्वारा ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं और जो स्वतंत्र रूप से जो राइबोसोम होते हैं, वो अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करेंगे और अलग अलग समय पर निर्माण करते हैं। तो दोनों के प्रोटीन में थोड़ा अंतर भी होता है, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये चिकनी सतह होती है। जब सतह चिकनी होती है तो उसके ऊपर कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज टिक नहीं पाती, इसलिए इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और रफ के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो रफ जहां पर राइबोसोम पाए जाएंगे, वहां पर ज्यादातर क्या पाई जाएगी? सिस्टर्नी पाई जाती है। और रफ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो उस साइड में क्या सबसे ज्यादा पाई जाएगी? ट्यूबुल्स पाई जाएगी। ट्यूबुल्स पाई जाती है वहां पर। और जहां पर स्मूथ राइबोसोम्स होते, ये सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वहां पर क्या होगा? ये राइबोसोम्स नहीं पाई जाएंगे। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि लिपिड का निर्माण करना, स्टेरॉइड का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, ग्लिसरॉइड का निर्माण करना, और मुख्य रूप से कैल्शियम बैलेंस का काम भी, कैल्शियम को संतुलित करने का काम भी यहां पर क्या होता है? कैल्शियम स्टोरेज भी किया जाता है। जो स्मूथ राइबोसोम होती है, चिकनी राइबोसोम होती है, इसका मुख्य काम कैल्शियम को स्टोरेज भी किया जाता है, हार्मोन स्टेरॉइड को का निर्माण भी किया जाता है। तो ये दो प्रकार की होगी, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का काम हो गया प्रोटीन का निर्माण करना, और स्मूथ का काम हो गया लिपिड, ग्लिसरॉइड, स्टेरॉइड, हार्मोन्स वगैरह इनका निर्माण करना। तो ये दो प्रकार के हो गए। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो कहां पर ज्यादातर पाई जाएगी? जहां जिस सेल्स के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, वहां पर इसका काम होता है, जैसे सिस्टर्नी के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुल्स में ही पाए जाते हैं ज्यादातर, और इसका काम होता है लिपिड वगैरह का काम करना। ये तो इसकी स्ट्रक्चर होगी।
अब अपने आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों के ऊपर। पहला काम है यांत्रिक आधार। कौन सा? यांत्रिक आधार। कौन सा? मैकेनिकल सपोर्ट। यांत्रिक आधार का मतलब ये हुआ कि बच्चों देखने पर देखो, ये पूरी की पूरी सेल के अंदर, पूरी की पूरी सेल के अंदर ये एक प्रकार का कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक ये क्या होती है, एक कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, यांत्रिक आधार तैयार कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सेल को एक मजबूती प्रदान की जाती है, सेल को एक मजबूती प्रदानता मिलती है। तो ये एक यांत्रिक आधार का काम करती है, कोशिका कंकाल का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेल का कोशिका कंकाल किसे कहा जाता है? तो सेल का कोशिका कंकाल किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी सेल के अंदर फैली रहती है। ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। वैसे 2-3 सेल होती है जिसके अंदर नहीं पाई जाती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, एग के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, इसके अंदर क्या होती है, ईआर नहीं पाई जाती है। नोट भी कर सकते हो, जैसे किसके अंदर नहीं पाई जाएगी? एक तो एग के अंदर, एक भ्रूणीय कोशिका में, भ्रूणीय कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इनके अंदर क्या होती है, ये सेल नहीं पाई जाती है। इसलिए आरबीसी में भी, रेड ब्लड सेल के अंदर भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। और सेल्स के अंदर और अन्य जो यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो इसका पहला काम होगा यांत्रिक आधार तैयार करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, कोशिका को मजबूती प्रदान करना, इसकी वजह से। नेक्स्ट होता है पदार्थों का आवागमन। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन का, लिपिड का, स्टेरॉइड का, ये इसका आदान प्रदान एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजने का काम किसके द्वारा होता है? वेसिकल के द्वारा। तो एक सेल से दूसरी कोशिका में जहां पर जरूरत होती है, जहां पर जैसे दूसरी सेल के अंदर प्रोटीन की जरूरत होती है, तो ये कोशिकाओं के द्वारा, वेसिकल के द्वारा भेज दिया जाता है। तो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर भेजने का काम कौन करती है? वेसिकल्स करती है। तीसरा अपना आ गया काम प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है बच्चों? रफ ईआर, जो रफ ईआर होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो राइबोसोम चिपके रहते हैं, यहां पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, समझ गए बच्चों? तो सिस्टर्नी में क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, और जिस सेल के अंदर प्रोटीन की जरूरत होती है उस सेल के अंदर प्रोटीन को भेज दिया जाता है। तो प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तीसरा का नेक्स्ट, चौथा हो गया लिपिड का निर्माण करना। लिपिड, हार्मोन्स, स्टेरॉइड, इसका निर्माण करना, या कैल्शियम को स्टोरेज करना, या कैल्शियम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इसका काम भी क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है बच्चों। और नेक्स्ट अपने चलते हैं एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस, नेक्स्ट एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ये एटीपी किसके अंदर संग्रहित रहती है, किसके अंदर स्टोरेज रहती है? एटीपी रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ गए बताओ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जिस एटीपी का निर्माण किया जाता है, एटीपी क्या होती है? एटीपी एक ऊर्जा होती है, तो ये ऊर्जा होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहती है। एडिनोसिन एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहती है। नेक्स्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन छठा काम इसका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो विषैले पदार्थ बनते हैं, सेल के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ बनते हैं, उसको बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ये किसके द्वारा बाहर निकालती है? वेसिकल के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अन्य सेल वॉल का निर्माण भी करना है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सेल वॉल का भी निर्माण किया जाता है बच्चों। तो सेल वॉल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। नेक्स्ट होता है आनुवांशिक संदेशों का अभिगमन। जो आनुवांशिक संदेश भेजे जाते हैं जो केंद्र के द्वारा, ये भी किसके द्वारा भेजे जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही इन संदेशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजा जाता है। तीसरा है अंतराकोशिकीय अभिगमन। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक सेल से दूसरी सेल में जुड़े रहते हैं प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे ये सेल है, तो ये सेल होती है, वो इस प्रकार एक दूसरी सेल से जुड़ी रहती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार जुड़ी रहती है किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से दूसरी सेल में जुड़ी रहती है प्राइमरी सेल वॉल के द्वारा। तो एक सेल का से संदेश दूसरी सेल के अंदर भेजने का काम भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। चौथा होता है ग्लाइकोजन उपापचय। जो स्मूथ ईआर होती है उसके ऊपर ग्लूकोज का निर्माण भी होता है। ग्लाइकोजन के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो ये ग्लूकोज का निर्माण भी कौन करता है? स्मूथ ईआर के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों ये काम हो गए, जैसे यांत्रिक, अपने एक बार देख लेते हैं 5-7 जो कार्य है। यांत्रिक आधार तैयार करना, मजबूती प्रदान करना सेल को। दूसरे पदार्थों का आवागमन भी किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। प्रोटीन का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। जो लिपिड का निर्माण किया जाता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। एटीपी का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, जो किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य यह भी एंडोप्लाज्मिक जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको एक सेल से दूसरी सेल में भेजने का काम भी किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सेल वॉल का निर्माण करना भी किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और अंतराकोशिकीय अभिगमन, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जो उद्दीपन भेजे जाते हैं, जो सूचनाएं भेजी जाती है, वो भी किसके द्वारा भेजी जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और ग्लाइकोजन उपापचय, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो ये भी स्मूथ ईआर के द्वारा किया जाता है। ग्लाइकोजन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है बच्चों, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। तो आज अपने पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और कल अपने राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में आप पढ़ के भी आना, ज्यादा मजा आएगा। ठीक, ओके।